आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। तो हम अब एक नए सीरीज में हम लोग शुरू करेंगे बीए पंचम सेमेस्टर तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, जिसमें हम लोग तुलनात्मक शासन से संबंधित, फिर यूके अर्थात इंग्लैंड के संविधान, यूएसए का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान और चीन के संविधान से संबंधित अनेक प्रश्नों को हम लोग बहुविकल्पी के रूप में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किस व्यवस्था में समाज में संपत्ति का स्वामित्व पूरी तरह निजी हाथों में होता है? तो आप लोग को पता होगा कि जिस व्यवस्था में संपत्ति का स्वामित्व पूरी तरह से निजी हाथों में होता है, अर्थात समाज के या फिर राज्य के जो उत्पादन के संसाधन हैं उस पर पूरा का पूरा तरह से किसी निजी व्यक्ति का हाथ होता है, तो उस व्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था या फिर पूंजीवाद कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से आधुनिक युग में पूंजीवाद के विकास की आरंभिक अवस्था क्या थी? देखिए दिया है कि वित्तीय पूंजीवाद, कृषि पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और उक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर हो जाएगा कृषि पूंजीवाद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद का आधारभूत तत्व नहीं है? ध्यान रहे, यहाँ पे कह रहा कि नहीं है। संपत्ति पर निजी स्वामित्व और प्रतियोगिता, सामाजिक हित, और डी है बाजार का अभाव। देखिए पूंजीवाद का आधारभूत तत्व नहीं है, और पूंजीवाद में क्या होता है कि निजी हाथों में होता है पूरा का पूरा संपत्ति का स्वामित्व, या फिर उत्पादन के जो भी संसाधन है, सेवा के जो भी संसाधन है, उस पर किसी निजी व्यक्ति का हाथ होता है। तो इसमें क्या होता है, संपत्ति पर निजी स्वामित्व, प्रतियोगिता कौन नहीं है? तो सामाजिक हित। सामाजिक हित का मतलब होता है पूरे समाज का हित के बारे में पूंजीवाद नहीं सोचता है, बल्कि अपने हित के बारे में सोचता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने वैश्वीकरण के युग में पूंजीवाद की विजय के इतिहास के अंत की संज्ञा दी है? यार कि जो विचारक हैं वो वैश्वीकरण के युग में पूंजीवाद की विजय की इतिहास की अंत की संज्ञा दिया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए जेके गाल्विट है, हटिंगटन है, जॉन रॉल्स है, फ्रांसिस फुकुयामा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस फुकुयामा। अगला है, किस विचारक ने सबसे पहले वित्तीय पूंजीवाद की धारणा का गहन विश्लेषण किया था? तो ये हो जाएंगे रूडोल्फ हिलफर्डिंग। इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विचारक ने वाला दिया है, किस विचारक ने 1929 की वैश्विक मंदी के बाद पूंजीवादी देशों में राज्य द्वारा लोक कल्याण कार्यों में व्यय करने की वकालत की थी? एडम स्मिथ है, जॉन मेनार्ड किन्स है, आमंड और फ्रांसिस फुकुयामा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स, इसका राइट आंसर। अगला है, ए जनरल थियर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रूस्ट, स्कॉट, हटिंगटन, जेन मेनार्ड किन्स और एडम स्मिथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट है, 1919 में प्रसिद्ध पुस्तक फाइनेंस कैपिटल के लेखक कौन है? तो इसके उत्तर हो जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विचार ने पूंजीवाद के विकास को प्रोत्साहित किया है? तो पूंजीवाद के विकास को प्रोत्साहित करने वाले जो विचारक है वो हो जाएगा समाजवादी विचार। हो जाएगा क्या? समाजवादी विचार। देखिए अगला है कि सरकार के प्रशासन व नेताओं द्वारा पूंजीपतियों को सहयोग देने के किस विचार के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे है वित्तीय पूंजीवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय पूंजीवाद। निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद का एक परिणाम नहीं है? तो देखिए प्रतियोगिता, मांग व पूर्ति का सामंजस्य और आर्थिक विकास। तो हम लोग पढ़े हैं कि प्रतियोगिता जो है पूंजीवाद का परिणाम है, मांग व पूर्ति का सामंजस्य भी है, आर्थिक विकास का भी है, लेकिन आर्थिक समानता जो है वो समाजवादी विचारधारा से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया है, किसने कहा था कि
उन सभी क्षेत्रों को हम उपनिवेश कहेंगे जो एक विदेशी सत्ता द्वारा शासित है तथा जिनके निवासियों को सारे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उनको क्या कहेंगे? तो उनको क्या कहेंगे? उपनिवेशी कहेंगे। तो किसने कहा? कि लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने, डॉक्टर हेनरी ने और आर्जेंसी ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्जेंस्की ने। उत्तर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन उपनिवेशवाद का एक लक्षण नहीं है? देखिए, उपनिवेशवाद का एक लक्षण नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? विदेशी कंपनियों का प्रभाव ये लक्षण बिल्कुल है। राजनीतिक व्यवस्था पर प्रत्यक्ष नियंत्रण और ऋण तथा विदेशी सहायता, आर्थिक नीतियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नहीं। देखिए, कंपनियों का प्रभाव। देखिए, नवा उपनिवेशवाद का मतलब ये होता है कि कोई देश आज़ाद तो है लेकिन उस पर कंपनी से संबंधित या कंपनियों का प्रभाव रहता है, विदेशी ऋण से प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था पर प्रत्यक्ष नियंत्रण जो होता है ये उपनिवेश हो जाएगा, नव उपनिवेश नहीं हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका लक्षण हो जाएगा? ये उपनिवेशवाद का लक्षण हो जाएगा। बाकी जो ए है, बी है, सी है और डी है ये किसके लक्षण हो जाएंगे? नव उपनिवेशवाद के। अगला है निम्नलिखित में से कौन उपनिवेशवाद का परिणाम नहीं है? कौन उपनिवेशवाद का परिणाम नहीं है? तो देखिए, आर्थिक शोषण, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, उपनिवेशों का आर्थिक विकास और उक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपनिवेशों का आर्थिक विकास जो है उपनिवेशवाद का परिणाम नहीं है। अगला है साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की सहायक विचारधारा कौन सा है? इसका हो जाएगा उत्तर पूंजीवाद। बिल्कुल सही है, पूंजीवाद। उपनिवेशों को यूरोप में किस क्रांति की देन माना जाता है? तो उपनिवेशों को जो क्रांति की देन माना जाता है वो हो जाएगा इसका औद्योगिक क्रांति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश संविधान का स्रोत नहीं है? देखिए, संसदीय अधिनियम, प्रथाएं, परंपराएं, संविधान सभा द्वारा निर्मित मूल प्रलेख और न्यायिक निर्णय। तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा निर्मित जो मूल प्रलेख है ये क्या है? संविधान के स्रोत नहीं हो जाएंगे बल्कि ये खुद संविधान बनाने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा कब स्वीकृत हुआ? तो 1832, 1911, 1215 और 1949। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1215 में ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा स्वीकार किया गया था। अगला है ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता है निर्मित संविधान, बहुल कार्यपालिका, विधि का शासन और न्यायिक पुनर्विलोकन। देखिए, यहाँ पे निर्मित संविधान का मतलब होता है कि किसी विशेष समय स्थान और विशेष समय स्थान में और कुछ लोगों के द्वारा जो संविधान निर्माण किया जाता है उसे हम निर्मित संविधान कहते हैं। तो और ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान है, ये इसका निर्मित नहीं है बल्कि ये विकसित है। तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। बहुल कार्यपालिका, देखिए बहुल कार्यपालिका जो होती है ये उसकी विशेषता है स्विट्जरलैंड की विशेषता, जिसमें कार्यपालिका में 7 लोग मिल करके शासन चलाते हैं, तो इसीलिए उसको बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। विधि का जो शासन है और रूल ऑफ लॉ जिसको बोला जाता है ये ब्रिटेन संविधान की प्रमुख विशेषता माना जाता है। और डी जो है न्यायिक पुनर्विलोकन, तो न्यायिक पुनर्विलोकन ये अमेरिका की विशेषता है, अमेरिका के संविधान की। और न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? तो यहाँ उसका मतलब ये होता है कि विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को न्यायपालिका पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन कर सकती है। तो इसमें जो है ब्रिटिश संविधान की जो प्रमुख विशेषता है ये हो जाएगा विधि का शासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा विधि का शासन। अगला प्रश्न है ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है, यह कथन किसका है? ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है, यह कथन डी टाकविले का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ब्रिटिश संविधान की विशेषता नहीं है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश संविधान की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि कठोर संविधान, विकसित संविधान, संसद की संप्रभुता प्रभुसत्ता और मिश्रित संविधान।
अब दी है कठोर संविधान, बी दी है विकसित संविधान, संसद की प्रभुसत्ता और मिश्रित संविधान। देखिए कठोर संविधान जो है यूएसए का संविधान की विशेषता है, बाकी विकसित संविधान संसद की सर्वोच्चता और मिश्रित संविधान ब्रिटेन के संविधान की विशेषता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कठोर संविधान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह संविधान जिसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र के लक्षण पाए जाते हैं। तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड और चीन और ब्रिटेन। देखिए यहाँ पे सबको पता है कि ब्रिटेन के संविधान में ये तीनों लक्षण, यानी कि वहाँ पे राजा भी हैं, ठीक है, वहाँ पे कुलीनों का शासन भी चलता है और लोकतंत्र जनता की इच्छा के अनुसार भी शासन चलता है। ये तीनों लक्षण कहाँ पाए जाते हैं? ब्रिटेन के संविधान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संविधान लचीला है क्योंकि वह जनमत से संशोधित होता है? बिल्कुल नहीं। संसद उसे संशोधित कर सकती है? नहीं। उसमें साधारण कानून के निर्माण की पद्धति से ही संशोधन संभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लिखित है? बिल्कुल लिखित नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। तो ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है केंद्र और इकाइयों के बीच संविधान द्वारा शक्ति का विभाजन। बिल्कुल नहीं, ये अमेरिका में पाया जाता है। शक्ति पृथक्करण, ये भी नहीं। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए सिद्धांत और व्यवहार में अंतर वहाँ पे पाया जाता है, इसकी प्रमुख विशेषता माना जाता है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत के रूप में कुछ और कहा जाता है और व्यवहार में वहाँ पे कुछ और पाया जाता है, इसलिए ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता क्या है? सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। अगला प्रश्न है, दिया कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो दिया ए, ब्रिटिश सम्राट ब्रिटेन की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है। ये तो बिल्कुल सही है। सम्राट स्वर्णिम शून्य है भी है। ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, तो ये भी वहाँ का कहावत है कि ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है, सारा काम वहाँ पे मंत्रिपरिषद करती है। देखिए टी है, ब्रिटिश सम्राट शासन करता है, राज नहीं। देखिए गलत है, ब्रिटिश सम्राट राज करता है, शासन नहीं। तो इसका जो वक्तव्य सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट को अधिकार प्राप्त नहीं है। सम्राट को अधिकार प्राप्त नहीं है, तो कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो शासन को परामर्श देने का अधिकार, शासन को चेतावनी देने का अधिकार और प्रोत्साहित करने का और प्रशासन के संचालन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रशासन के संचालन का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? देखिए कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो राजा मूर्त है, राजा अमूर्त है, राजमुकुट मूर्तिमान है। देखिए राजा नश्वर है, राजमुकुट अमर है। यहाँ पे देखिए राजा राजमुकुट का एक अंग है और अगला है कि राजा एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था। राजमुकुट क्या है? एक संस्था है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो वक्तव्य नहीं है, देखिए राजा नश्वर है, राजमुकुट अमर है। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये जो कथन है बिल्कुल सही है, ये भी सही है। राजा एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था, ये भी सही हो जाएगा। और राजा राजमुकुट का एक अंग है, ये भी सही हो जाएगा। देखिए जो नहीं है वो हो जाएगा राजा अमूर्त है, राजमुकुट मूर्तिमान है। ये कथन बिल्कुल गलत है। तो जो कह रहा है कि इसमें कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजमुकुट अर्थात क्राउन से आशय है, क्या है? सम्राट, सम्राट और संसद, सम्राट, मंत्रिमंडल और संसद, और डी है सम्राट और मंत्रिमंडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सम्राट, मंत्रिमंडल और संसद। राजमुकुट से संबंधित क्या है? सम्राट, मंत्रिमंडल और संसद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने क्राउन को एक सुविधाजनक कामचलाऊ उपकल्पना कहा है? अब दी है, ए है लास्की, बी है सिडनी लो और सी है फाइनल और डी है जेनिंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिडनी लो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिडनी लो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसका है? निम्नलिखित कथन किसका है? कौन सा कथन है? कि ब्रिटेन इसी प्रकार मुकुटधारी गणतंत्र बना रहेगा और बना रहना चाहिए। तो आग और लीजिंग है, मुनरो है, आग है, जेनिंग्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आग।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, दिया है वास्तव में किसी अधिनायक को ही अपनी कैबिनेट के निर्माण में इतनी अधिक स्वेच्छाचारी शक्ति प्राप्त होती है जितनी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को। यह कथन किसका है? तो इसका लास्की का, लावेल का, एमरी का और जेनिंग्स का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमरी का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एमरी का। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जननी संस्था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जननी संस्था क्या है? राज्यसभा, लोक सदन, प्रीवी परिषद और संसद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रीवी परिषद, अर्थात प्रीवी काउंसिल इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के बहुत अधिक शक्तिशाली होने का कारण क्या है? तो है कठोर दलीय अनुशासन, राजतंत्र, विधि का शासन और राजपद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कठोर दलीय अनुशासन। यहाँ पे कठोर दलीय अनुशासन जो है ये ब्रिटेन मंत्रिमंडल का बहुत अधिक शक्तिशाली होने का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, छाया मंत्रिमंडल की शैडो कैबिनेट कौन बनाता है? छाया मंत्रिमंडल कौन बनाता है? तो दिया है ए लॉर्ड चांसलर, फिर है सम्राट, फिर दिया गया संसद में विपक्ष का नेता और है प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद में विपक्ष का नेता, संसद में विपक्ष का नेता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, प्रधानमंत्री को समान पदों में प्रथम किसने कहा है? प्रधानमंत्री को समान पदों में प्रथम किसने कहा है? लॉर्ड मार्ले, बेजहार्ट ने, डायसी ने और डिजराइली ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मार्ले ने इसको क्या है? समान पदों में प्रथम बताया है, किसको? प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद के संबंध में अब यह परंपरा बन गई है कि प्रधानमंत्री सम्राट की संसद का व्यक्ति होगा, भी है प्रधानमंत्री प्रीवी परिषद का सदस्य हो सकता है, और प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, और डी है लोक सदन का सदस्य ही प्रधानमंत्री हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। लोक सदन जो होती है कामन सभा का ही सदस्य प्रधानमंत्री हो सकता है। इस तरीके से क्या बन गया है? वहाँ पे परंपरा बन गया है। बाकी कथन जो है गलत हो जाएंगे। अगला है, प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा किसने कहा है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा किसने कहा है? तो दिया ग्लैडस्टन ने, विलियम हरकोर्ट ने, फिर दिया है जेनिंग्स ने और दिया लास्की ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम हरकोर्ट ने। क्या हो जाएगा? विलियम हरकोर्ट ने। अगला प्रश्न है, युद्धोत्तर काल में मंत्रिमंडलीय शासन यानी कि प्रधानमंत्री के शासन में परिणत हो रहा है। यह कथन है किसका? डायसी का, ग्रेम सी मूडी का, RHS क्रॉसमैन का और विलियम हारकोर्ट का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा RHS क्रॉसमैन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोक सदन के प्रांगण में आजकल कैबिनेट कभी पराजित होते ही नहीं है। यह किसका कथन है? हरमन फाइनर का, लास्की का, सिडनी लो का, एडम स्मिथ का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिडनी लो का, ऑप्शन सी सिडनी लो का। अगला प्रश्न है, दिया है ब्रिटेन में विधि के शासन का सबसे अधिक विस्तार के साथ उल्लेख किस लेखक ने किया है? तो लावेल ने, लास्की ने, डायसी ने, ब्राइस ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डायसी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था कब से प्रारंभ की गई थी? ब्रिटेन में निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रारंभ कब से प्रारंभ की गई थी? तो 1945 ईस्वी में दिया है, फिर 1930 ईस्वी में, फिर दिया 1924, 1939। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1939 ईस्वी से क्या हुआ था कि ब्रिटेन में निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है कि
ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख प्रमुख विशेषता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है कि न्यायिक पुनर्विलोकन बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन पाया ही नहीं जाता। जूरी प्रथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रशासनिक कानून वहाँ की व्यवस्था है, यहाँ का नहीं है, ये फ्रांस का है और प्रशासनिक न्यायालय भी फ्रांस का ही व्यवस्था है। देखिए यहाँ पे जूरी प्रथा जो होती है, यहाँ पे कुछ न्यायाधीशों का एक विशिष्ट मंडल होता है जो निर्णय का काम करते हैं लोग, तो उसको जूरी प्रथा बोला जाता है। नेक्स्ट है संवैधानिक सुधार अधिनियम पर। संवैधानिक सुधार अधिनियम पर साम्राज्ञी ने अनुमति कब दी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1904 है, 2004 है, सॉरी 2004 है, 2005, 2006, 2007। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लॉर्ड चीफ जस्टिस, लॉर्ड चीफ जस्टिस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लॉर्ड चांसलर द्वारा, न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा, साम्राज्ञी द्वारा, न्यायिक नियुक्ति ओम्बुड्समैन के द्वारा। तो पांचवा का जो हो जाएगा वो हो जाएगा साम्राज्ञी के द्वारा हो जाता है। लॉर्ड चीफ जस्टिस का साम्राज्ञी के द्वारा तथा सम्राट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो कहाँ के न्यायाधीश में? देखिए ये ब्रिटेन के न्यायालय की बात किया जा रहा है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 12। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा 12। तो वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय ब्रिटेन के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 12 है। अगला प्रश्न है वरिष्ठ न्यायालय वरिष्ठ न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष का अनुभव रखने वाला योग्य अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर न्यायाधीश पद ग्रहण कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग देखिए 15 वर्ष तक। इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 वर्ष तक कम से कम अनुभव रखने वाला योग्य अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश के पद ग्रहण कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 वर्ष अर्थात सी। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का दिया है? ये 65 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष और 72 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 वर्ष। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 वर्ष। अगला है कदाचार के आधार पर न्यायाधीशों की पदच्युति का अधिकार किसे प्राप्त है? लॉर्ड चांसलर को, प्रस्ताव पास कर संसद के दोनों सदनों को, न्यायिक नियुक्ति आयोग को और न्यायिक ओम्बुड्समैन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्ताव पास कर संसद के दोनों सदनों को। इनके संसद के दोनों सदनों में अगर प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो कदाचार के आधार पर न्यायाधीशों की पदच्युति अर्थात न्यायाधीशों को हम उसके पद से हटा सकते हैं। तो इसका बी हो जाएगा। देखिए न्यायिक नियुक्ति आयोग में कितने आयुक्त होंगे? देखिए न्यायिक नियुक्ति आयोग में कितने आयुक्त होंगे? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 14। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या है। तो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ 14 लाख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 करोड़ 14 लाख। दूसरा अमेरिकी संविधान में अनुच्छेद हैं। तो अमेरिकी संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका 7 अनुच्छेद हैं। कुल 7 अनुच्छेद है, उसके अलग अलग भाग हैं लेकिन इसमें मूलतः 7 ही अनुच्छेद हैं। अगला है अमेरिकी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अमेरिकी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉर्ज वाशिंगटन और अब्राहम लिंकन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। तो जॉर्ज वाशिंगटन इसके अमेरिकी संविधान के अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न है अमेरिकी संविधान का निर्माण किया गया है। अमेरिकी संविधान का निर्माण किया गया फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, वाशिंगटन सम्मेलन में, अटलांटिक चार्टर में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिकी संविधान का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है अमेरिका में दासता का निषेध किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर हुआ था?
यानी कि वहाँ पे जो दास प्रथा चलता था उसको विरोध किया गया, उसको मना किया गया था। तो किस संवैधानिक संशोधन में हुआ था? तो 10वें, 13वें, 14वें और 15वें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13वें, अर्थात ऑप्शन बी। 13वें संविधान संशोधन में दासता का निषेध किया गया था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण, अमेरिकी संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 27, 74, 75 और 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब तक संविधान में, अमेरिकी संविधान में 27 अनुच्छेद हुए हैं, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 27। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता, अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता है क्या है? विधि का शासन, संवैधानिक अभिशमन, न्याय का पुनर्विलोकन और बहुल कार्यपालिका। तो सबको पता है कि विधि का शासन किसका है? ब्रिटेन का है, ठीक है, तो ये होगा नहीं। संवैधानिक अभिशमन जो क्या है, ये भी ब्रिटेन का है, तो ये भी होगा नहीं। न्याय का पुनर्विलोकन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुल कार्यपालिका किसका है? स्विट्जरलैंड का, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्याय का पुनर्विलोकन। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संविधान की विशेषता क्या है? नहीं है। क्या है? न्याय के पुनर्विलोकन, ये तो बिल्कुल है। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी हो जाएगा। एकात्मक शासन, देखिए वहाँ पे एकात्मक शासन नहीं पाया जाता है, शक्ति विभाजन का सिद्धांत वहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए ये जो ऑप्शन सी है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो है विशेषता नहीं है। तो एकात्मक शासन ब्रिटेन के संविधान की विशेषता कहलाता है। अगला प्रश्न है, यदि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल है, तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 4 ही वर्ष होता है, सबको पता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों की संख्या, अमेरिकी राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उस निर्वाचन मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 538, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरी बार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने का निषेध किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर किया गया? देखिए अमेरिका में 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। उसके पहले तो था, ऐसा कोई नियम नहीं था, लेकिन बाद में उसमें संशोधन करके ऐसा कर दिया गया है कि तीसरी बार कोई राष्ट्रपति पद ग्रहण कर नहीं पाएगा, अर्थात 2 कार्यकाल तक रह सकता है। तो 4 वर्ष, फिर अगला 4 वर्ष, उसके बाद से राष्ट्रपति का पद के लिए वो निर्वाचित नहीं हो सकता है, उम्मीदवार के तौर पे खड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर ग्रहण करने का निषेध किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर किया गया था? तो यहाँ पे दिया है 20वें संविधान, 22वें, 18वें और 21वें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22वें, इसका उत्तर बी हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों की पुष्टि, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों की पुष्टि किस संस्था द्वारा की जाती है? तो अमेरिकी कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीनेट। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो होती है, कोई विदेश नीति से संबंधित कोई संधि करने जा रहा है या फिर विदेश नीति का कोई चीज़ करने जा रहा है, तो उनको अमेरिका का जो संसद है, उसका जो सीनेट का जो सदन है, उसकी अनुमति लेना पड़ता है, अर्थात उससे अनुमोदन कराना पड़ता है। तो उसका सीनेट हो जाएगा, इसकी पुष्टि कराना पड़ता है। अगला प्रश्न है, दिया है, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है जब किसी प्रत्याशी को निर्वाचन मंडल में बहुमत नहीं मिलता है? देखिए अमेरिका की ये चीज़ें हैं कि अमेरिकी अमेरिका में उस समय राष्ट्रपति पर कौन निर्वाचित करता है जब किसी प्रत्याशी को निर्वाचन मंडल में बहुमत नहीं मिलता है, तो कौन निर्वाचित होता है? देखिए सीनेट दिया है, प्रतिनिधि सभा दिया, चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रतिनिधि सभा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि सभा निर्वाचित कर देती है किसी राष्ट्रपति को। देखिए अगला प्रश्न है कि 7 ना और 1 हाँ, 7 ना और 1 हाँ पर चलेगी एक हाँ, ये कथन राष्ट्रपति अब्राहम ने किसके बारे में कहा है? सीनेट के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में, या फिर प्रतिनिधि सभा या सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 ना और 1 हाँ पर चलेगी एक हाँ। अगला प्रश्न है कि कौन सा वक्तव्य अमेरिकी मंत्रिमंडल की विशेषता बतलाता है? अमेरिकी मंत्रिमंडल की विशेषता कौन बतलाता है? देखिए, ए अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्यों का सामूहिक उत्तरदायित्व। बी है अमेरिकी मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करता है। फिर सी है अमेरिकी मंत्रिमंडल के परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करता है। तो ये इसका कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका का जो मंत्रिमंडल है उसका परामर्श को राष्ट्रपति मानना या मानना इसकी इच्छा पर निर्भर करता है।
क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन चलता है, यानी कि राष्ट्रपति अध्यक्ष ही शासन चलता है, उसको राष्ट्रपति शासन बोल सकते हैं। पर राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है। अपनी सहायता और सलाह के लिए मंत्रिमंडल का गठन कर सकता है, समाप्त कर सकता है, उसकी बातों को मान सकता है या फिर नहीं मान सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दिया है, अमेरिका में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ए है 24वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर, बी है 25वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर, सी है 26वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर, और डी है 20वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या कितनी है? अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या जो होती है वो 435, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट का गठन किस प्रकार होता है? अमेरिका जो कांग्रेस अर्थात वहाँ की संसद जो है, जो द्वितीय सदन है, सीनेट का गठन किस प्रकार होता है? तो वहाँ प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, मनोनयन और प्रतिनिधि सभा का चुनाव। देखिए वहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर सीनेट का गठन होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला है, प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितने वर्ष के होंगे? तो प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अमेरिका में निर्माणी सभा को क्या कहते हैं? अमेरिका में विधि निर्माणी सभा को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कांग्रेस, अर्थात वहाँ की विधायिका क्या है? कांग्रेस, जिसको हम लोग संसद बोलते हैं अपने भाषा में। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का कारण है। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का क्या कारण है? उसका उत्तर लघुआकार, उच्च स्तर के प्रतिनिधि, सीमित शक्तियां और लंबी कार्यावधि। देखिए उसकी सीमित शक्तियां जो होती है वही कारण है दुर्बलता का। इसका सी उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रतिनिधि सभा के बारे में सही है क्षेत्रीय नियम, प्रत्यक्ष निर्वाचन, स्पीकर की दलीय प्रवृत्ति और उपयुक्त तीनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तीनों, अर्थात प्रतिनिधि सभा के बारे में क्या सही है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय नियम भी है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, स्पीकर की दलीय प्रकृति और उपयुक्त तीनों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के बारे में सही है। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के बारे में सही है तो निष्पक्षता, दलीय प्रकृति, तटस्थता और दलबंदी से दूर रहना। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या क्या? दलीय प्रकृति। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दलीय प्रकृति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की शक्तिशाली समिति, देखिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की शक्तिशाली समिति है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नियम समिति। इसका ऑप्शन सी इसका नियम समिति हो जाएगा। देखिए अमेरिका में जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। ध्यान रहे, अमेरिका में जो संसद है उसका क्या क्या नाम है? कांग्रेस। और कांग्रेस के कितने सदन होते हैं? जैसे भारत में संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, वैसे अमेरिका में कांग्रेस के भी 2 सदन होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्रतिनिधि सभा और दूसरा होता है सीनेट। ठीक है, तो इस प्रतिनिधि सभा की बात की जा रही थी, इसके नियम समिति होती है। अगला प्रश्न है, देखिए अमेरिका संविधान के बारे में भी प्रश्न है ये कि हम संविधान के अंतर्गत हैं। हम क्या हैं? संविधान के अंतर्गत हैं, परंतु संविधान वैसा ही है जैसा न्यायाधीश कहते हैं। हम संविधान के अंतर्गत हैं परंतु संविधान वैसा ही है जैसा न्यायाधीश कहते हैं। यह कथन किसका है? जस्टिस फ्रैंकफर्टर, बी है जस्टिस हुज, और सी है जस्टिस मार्शल, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अर्थात जस्टिस हुज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है। अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है उनकी न्यायाधीश की संख्या कितनी है? ए है 11, बी है 25 और सी है 9 और डी है जो 13। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 9, अर्थात ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण शक्ति कौन सी प्राप्त है? अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण शक्ति कौन सी प्राप्त है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और परामर्शी क्षेत्राधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायिक पुनर्विलोकन। इसका
सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? तो जो वहाँ की विधायिका है कांग्रेस, उसके द्वारा बनाए गए किसी भी कानून पे अगर राष्ट्रपति अनुमोदित कर दें तो न्यायपालिका उसे पुनर्विलोकन कर सकता है, अर्थात उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकता है। किसी संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, उल्लंघन कर रहा है तो उसको अवैध घोषित कर सकता है कौन? न्यायपालिका। तो यही होती है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में संविधान का संतुलन चक्र किसे कहते हैं? अमेरिका में संविधान का संतुलन चक्र किसे कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में कांग्रेस का तृतीय सदन किसे कहते हैं? अमेरिका में कांग्रेस का तृतीय सदन किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपति को, मंत्रिमंडल को, सर्वोच्च न्यायालय को तथा सीनेट को। तो कांग्रेस का तृतीय सदन जो होता है उसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो स्पीकर है, सीनेट है, उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति। तो वहाँ पे जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मारबरी बनाम मेडिसन विवाद में दिए गए निर्णय यानी कि 1803 का संबंध किससे है? विधि का शासन, मेरी मेंडरिंग, न्यायिक पुनर्विलोकन और सीनेटीय शिष्टाचार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्याय के पुनर्विलोकन। तो जो न्याय का पुनर्विलोकन है इसी से संबंधित कौन सा विवाद है? मारबरी बनाम मेडिसन। कब हुआ था ये? 1803 में। अगला प्रश्न है न्याय के पुनर्विलोकन के साथ निम्न में से किस न्यायाधीश का नाम सबसे अधिक रूप से जुड़ा हुआ है? तो कौन से न्यायाधीश है? जस्टिस ह्यूज, जस्टिस टॉनी, जस्टिस फ्रैंक फर्टर और जस्टिस मार्शल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन डी जस्टिस मार्शल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए अब जो प्रश्न है वो चीन के संविधान से संबंधित प्रश्न है। अब दिया है चीन की साम्यवादी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कौन निभाई है? चियांग काई शेक, माओ सेतुंग, चाउ एन लाई और लियू शाओची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माओ सेतुंग। माओ सेतुंग इसका सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। माओ जेदांग भी इसका नाम है। अगला प्रश्न चीन के वर्तमान संविधान में है, चीन के वर्तमान संविधान में है तो ए है 138 अनुच्छेद जो 4 अध्याय में विभाजित है। बी है 124 अनुच्छेद जो 4 अध्याय में विभाजित है। सी है 144 अनुच्छेद जो 4 अध्याय में विभाजित है। और डी है 158 अनुच्छेद जो 4 अध्यायों में विभाजित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 138 अनुच्छेद जो 4 अध्यायों में विभाजित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चीन के संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है किसमें? अनुच्छेद 68 में, अनुच्छेद 64 में, अनुच्छेद 72 में और अनुच्छेद 74 में। देखिए अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 64 में, 68 है और 72 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 74। अर्थात अनुच्छेद 74 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या उल्लेख है? चीन के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। देखिए चीन में शासन है, चीन में शासन है किसका? संघात्मक शासन, एकात्मक शासन, परिसंघात्मक शासन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एकात्मक शासन, अर्थात एक ही दल के द्वारा शासन चलता है, इसे एकात्मक शासन कहते हैं, वो भी केंद्रीय दल। अगला प्रश्न है ये दिया कि जनवादी चीन में किस सिद्धांत को मान्यता दी गई है? जनवादी चीन में किस सिद्धांत को मान्यता दी गई है? तो यह शक्ति विभाजन, विधि का शासन, लोकतांत्रिक केंद्रवाद और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक केंद्रवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न है कि साम्यवादी चीन में पहला संविधान कब लागू किया गया था? साम्यवादी चीन में पहला संविधान कब लागू किया गया है? यह 1975 में, 1954 में, 1978 में, 1982 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। पहला संविधान 1954 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है चीन का वर्तमान संविधान कब लागू किया गया था? चीन का वर्तमान संविधान कब लागू किया गया था? तो 1975 में, 1978 में, 1982 में, 1989 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 में। 1982 में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि यह कि जनवादी चीन की शासन व्यवस्था में वस्तुतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो यह राज्य परिषद, राष्ट्रपति, साम्यवादी दल और उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साम्यवादी दल। वहाँ पे देखिए
एक ही दल पाया जाता है जिसका नाम क्या है, साम्यवादी दल। इसी का शासन चलता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, जो किसी भी, चाहे न्यायाधीश महोदय लोग हों। अगर वहाँ पे कोई भी अगर पद धारण करता है तो उसे नियम हो जाता है कि वहाँ पे साम्यवादी दल का होना चाहिए, एक ही दल का शासन चलता है, किसी अन्य दल को उभरने नहीं दिया जाता। तो उस दल का क्या नाम है, साम्यवादी दल। यानी कि चीन का साम्यवादी दल ही वहाँ का तानाशाही शासन वाला है, वही अकेले शासन करता है, निर्वाचन वगैरह का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस देश की राज्य व्यवस्था में राजनीतिक दल की भूमिका को संवैधानिक मान्यता दी गई है? किसका है, इंग्लैंड, चीन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन का, ऑप्शन बी जो है। राज्य व्यवस्था में राजनीतिक दल की भूमिका को संवैधानिक मान्यता दी गई है कि वो चीन का जो साम्यवादी दल ही है वही शासन करेगा, दूसरा दल वहाँ पे शासन करने की अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न है कि जनवादी चीन में किस सिद्धांत को मान्यता दी गई है? जनवादी चीन में किस सिद्धांत को मान्यता दी गई है? तो किस सिद्धांत को मान्यता दी गई? विधि का शासन नहीं, शक्ति पृथक्करण बिल्कुल नहीं, लोकतांत्रिक केंद्रवाद भी हो, लोक प्रतिष्ठा। देखिए इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक केंद्रवाद को सिद्धांत को मान्यता दी गई, यानी कि केंद्र के द्वारा लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाना। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न 1 अरब 41 करोड़ की जनसंख्या वाले चीन का विधानमंडल है एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक, बहुत सदनात्मक और या फिर सदनात्मक। सिर्फ दिया देखिए यहाँ पे दिया है सिर्फ सदनात्मक, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है सिर्फ सदनात्मक का। देखिए यहाँ पे एक सदनात्मक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक सदनात्मक। अर्थात चीन का जो संसद है वो एक सदनी है, वहाँ पे एक ही सदन पाए जाते हैं। दुनिया में अन्य देशों में जो संसद के जो सदन होते हैं वो दो दो सदन होते हैं, लेकिन चीन का एक ऐसा संसद है जिसमें वहाँ के विधानमंडल में कितने सदन हैं, एक ही सदन है। ठीक है, चीन का विधानमंडल कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा चीन के विधानमंडल को नाम दिया गया है सर्वोच्च परिषद, डाइट, या फिर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, या फिर कांग्रेस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को इसका नाम दिया गया विधानमंडल के, अर्थात वहाँ की संसद का क्या नाम है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। जैसे हमारे यहाँ संसद कहा जाता है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट कहा जाता है, वहाँ पे यूएसए में कांग्रेस कहा जाता है, वैसे चीन में क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिया है चीन में संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसमें निहित है? चीन में संविधान की व्याख्या करने की शक्ति जो है वो किसमें निहित है? तो हो जाएगा राज्य परिषद, अस्थायी समिति, केंद्रीय सैनिक आयोग और प्रोक्यूरेटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थायी समिति। अस्थायी समिति को ही संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन कौन आहूत करता है? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन कौन आहूत करता है? तो साम्यवादी दल, स्थायी समिति, केंद्रीय सैनिक आयोग और राज्य परिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा पी, अस्थायी समिति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल कितना है? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, चीन के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसमें निहित है? चीन के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसमें निहित है? तो प्रेसिडियम, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, राष्ट्रपति, प्रेसिडियम। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय जनवादी का, अर्थात वहाँ की संसद जो होती है वही संविधान में संशोधन कर सकता है। अगला प्रश्न है, दिया है वर्तमान समय चीन में प्रत्यक्ष या राष्ट्रपति पद पर अध्यक्ष या राष्ट्रपति पद पर आसीन है। देखिए वर्तमान समय चीन में अध्यक्ष या राष्ट्रपति पद पर कौन आसीन है? जियांग जेमिन, देंग जियाओपिंग और पी पेंग और सी जिनपिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जिनपिंग। सी जिनपिंग ने एक नियम भी बनाया गया था कि जब तक वो राष्ट्रपति पद पर बनना चाहते हैं राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। ठीक है, तो इसके वर्तमान में कौन अध्यक्ष है अर्थात राष्ट्रपति है? सी जिनपिंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 1982 के संविधान में किस नवीन निकाय अर्थात संस्था का प्रावधान किया गया था? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, साम्यवादी दल, केंद्रीय सैनिक आयोग या राष्ट्रपति? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सैनिक आयोग, अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है, चीन की राज्य परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? चीन की राज्य परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? साम्यवादी दल, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, जनता, राष्ट्रपति। इसका उत्तर हो जाएगा वहाँ की संसद जो होती है उनके देखिए राज्य परिषद वहाँ की कार्यपालिका है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अर्थात वहाँ की संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है कि जनवादी चीन में
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग देखिए 25, 30, 35 या 45। इसका उत्तर हो जाएगा 45, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये दिया कि जनवादी चीन में राज्य परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? जनवादी चीन में राज्य परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। फिर दिया कि साम्यवादी दल का महासचिव। फिर दिया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवादी चीन में राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अंग है। जनवादी चीन में राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अंग है राष्ट्रपति, स्थायी समिति, उपराष्ट्रपति या राज्य परिषद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य परिषद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न की ये अब जो है वो शुरू हो रहा है स्विट्जरलैंड के संविधान से संबंधित प्रश्न। यह विश्व की वैधानिक पद्धतियों में सर्वाधिक अनुपम है। स्विस संघीय सरकार के संबंध में यह कथन किसका है? प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग, ब्राइस, मुनरो और फाइनर। देखिए जो यह विश्व की संवैधानिक विधि पद्धतियों में सर्वाधिक अनुपम है। तो ये कथन जो है किसका है? स्विस सरकार के बारे में कथन किसने बोला कि प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार में कितने सदस्य हैं? स्विट्जरलैंड के संघीय सरकार में कितने सदस्य हैं? तो इसीलिए देखिए उसके सरकार में लगभग 7 लोग होते हैं, जिसके कारण से वहाँ पे बहुल कार्यपालिका बोला जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7। इनका 7 लोग मिलकर के कार्यपालिका के सदस्य होते हैं जो सरकार को चलाते हैं और 7 को समान शक्तियाँ दी जाती है। इनमें से एक अध्यक्ष का काम करता है जिसे राष्ट्रपति बोलते हैं, प्रेसिडेंट। तो देखिए यहाँ पे इसलिए बहुमत अर्थात बहुल कार्यपालिका बोले थे। इसमें कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? सी। अगला प्रश्न है कि संघीय सरकार का कार्यकाल कितने वर्ष निश्चित किया गया था? संघीय सरकार का कार्यकाल कितने वर्ष निश्चित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संघीय सरकार के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? संघीय सरकार के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष। इसका उत्तर 1 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्विस संघीय सरकार के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? स्विस संघीय सरकार के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहते हैं। अभी हम बताएं कि जो भी कार्यपालिका के जो 7 लोग होते हैं, 7 में से कोई एक अध्यक्ष काम करता है जिसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्विट्जरलैंड में समस्त प्रशासनिक कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है? समस्त प्रशासनिक कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 4, 5, 7 और 9। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? 7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्विस संघीय सरकार को कार्यपालिका के क्षेत्र में कौन सी शक्ति प्राप्त है? देखिए स्विस संघीय सरकार जो है तो उसकी कार्यपालिका क्षेत्र को कौन सी शक्ति प्राप्त है? सरकारी नीति का निर्धारण, शासन व्यवस्था का संचालन, वैदेशिक संबंधों का संचालन, उपयुक्त सभी शक्तियाँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊपर की सारी शक्तियाँ, अर्थात सरकारी नीति का निर्धारण करना भी होता है, शासन व्यवस्था का संचालन भी होता है, वैदेशिक संबंधों का संचालन भी होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी शक्तियाँ वहाँ के संघीय कार्यपालिका को बताया गया है और या फिर प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए दिया है कि संघीय सरकार के अध्यक्ष को ब्रिटिश सम्राट के समान कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर दिया है कि संघीय सरकार के संसदात्मक व्यवस्था के मंत्रिमंडल की भांति ही संसद की एक सीमित मात्रा, ये बिल्कुल नहीं है। देखिए अगला, इंग्लैंड की मंत्रिपरिषद की भांति ही संघीय सरकार संघीय संसद का पथ प्रदर्शक है, ये भी नहीं हो जाएगा। संघीय सरकार के सदस्य संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं, ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्विस संघीय सरकार की प्रमुख विशेषता है। तो देखिए वहाँ पे जो संघीय सरकार है स्विट्जरलैंड की, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? बहुल कार्यपालिका, संसदात्मक अध्यक्षात्मक प्रणाली का समन्वय, उत्तरदायित्व स्थायित्व का सहयोग, उपयुक्त में से सभी। तो इसका क्या होता है? देखिए वहाँ पे बहुल कार्यपालिका भी है क्योंकि वहाँ पे 7 लोग मिलकर के शासन चलाते हैं। संसदात्मक अध्यक्षात्मक प्रणाली का समन्वय, दोनों संसदात्मक अध्यक्षात्मक दोनों का समन्वित रूप पाया जाता है, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा।
उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व का योग होता है, ये भी सही हो जाएगा। तो क्या उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघीय चांसलर का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? जो वहाँ पे संघीय चांसलर होते हैं उनका चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष, 6 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष के लिए। उत्तर बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, बिना शक्ति का राष्ट्रपति, बिना शक्ति का राष्ट्रपति शब्द किसके लिए है? बिना शक्ति का राष्ट्रपति किसके लिए है? स्विस राष्ट्रपति, चीन का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, पाकिस्तान का राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रपति है इसी को कहा जाता है बिना शक्ति का राष्ट्रपति, यानी कि उसके पास कोई वैसा शक्ति नहीं है, क्योंकि पूरी कार्यपालिका समारोह से कार्य करती है, तो उसमें से कोई एक अध्यक्ष बन जा रहा है या फिर राष्ट्रपति बन जाए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो उसके क्या होता है? बिना शक्ति का राष्ट्रपति, बस नाम का है कि राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, किस देश की कार्यपालिका में उत्तरदायित्व तथा स्थायित्व का मिश्रण पाया जाता है? किस देश की कार्यपालिका में उत्तरदायित्व तथा स्थायित्व का मिश्रण पाया जाता है? ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड तथा चीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। इसका क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है कि स्विस संघीय सरकार की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है? तो इसका क्या हो जाएगा? 3, 4, 5 या 7? इसका उत्तर हो जाएगा 4, यानी कि 7 में से 4 लोग अगर उपस्थित हैं तो उसकी गणपूर्ति मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था किस देश में है? अनिवार्य मतदान की व्यवस्था किस देश में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात स्विट्जरलैंड। देखिए, स्विट्जरलैंड में सभी को मतदान देना यानी कि वोट देना अनिवार्य है, ऐसा स्विट्जरलैंड में कहा गया है। बाकी लोग में मत देते हैं नहीं देते हैं तो उनको कोई ऐसा प्रावधान नहीं बनाया गया है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ये प्रावधान है कि सब वोट देना ही तो देना है, तो अनिवार्य बताया गया है। अगला प्रश्न है कि संघीय विषयों पर अनिवार्य मतदान की व्यवस्था किस कैंटन में है? किस कैंटन में है? तो उसका उत्तर हो जाएगा डी, इसका सोट फारसन, सेंट गॉल और आर गाँव, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, अर्थात इसमें भी है, सेंट गॉल में भी है, सोट फासन में भी है और गाँव में भी। देखिए, जो कैंटन होते हैं वो कैंटन क्या कहलाता है? जैसे हमारे देश में भारत है, तो भारत में जो जितने राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, ऐसे वहाँ पे राज्य कहते हैं, हमारे यहाँ राज्य कहा जाता है। तो वहाँ पे जो इकाइयाँ हैं, अर्थात इसको इकाई बोला जाएगा, तो वहाँ पे जो इकाई हैं अर्थात वहाँ राज्य हैं, उनको हम लोग राज्य न करके, वहाँ के लोग राज्य न करके वहाँ के कैंटन कहते हैं। तो वहाँ पे जो कैंटन है वही उसी को कहते हैं राज्य, ठीक है। तो वहाँ पे जो कैंटन है उनके संघीय विषय पर अनिवार्य मतदान की व्यवस्था किया गया है, वो कौन सा है? उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब प्राप्त की थी? स्विट्जरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2002 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002, अर्थात ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न की ऐच्छिक लोक निर्णय की मांग कानून पारित होने, आदेश जारी होने या संधि संपन्न होने में के कितने दिन के भीतर की जानी चाहिए? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 90 दिन। देखिए, ऑप्शन दिया है 30, 60, 90, 6 महीने। इसका उत्तर हो जाएगा 90 दिन, अर्थात 3 महीने के अंदर ये सब चीज़ प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस श्रेणी की अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था है? ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो असीमित समय के लिए हैं और उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। बी है, जिनमें स्विट्जरलैंड के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रवेश की व्यवस्था है। सी है, जिनमें कानून के बहुपक्षीय एकीकरण की व्यवस्था है। और डी है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के कितने कैंटनों अर्थात राज्यों में संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है? अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है 10 कैंटन, 15 कैंटन, 18 कैंटन या फिर सभी कैंटन अर्थात सभी राज्यों में? इसका उत्तर हो जाएगा सभी राज्यों में, अर्थात सभी कैंटनों में। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड के कितने कैंटनों में अर्थात कितने राज्यों में समान कानूनों पर भी अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था किया गया है? ए है 10 पूर्ण कैंटन, 1 अर्ध कैंटन, 8 पूर्ण कैंटन, 2 अर्ध कैंटन और 11 पूर्ण कैंटन, 1 अर्ध कैंटन। और डी है 9 पूर्ण कैंटन एवं 3 अर्ध कैंटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 पूर्ण कैंटन और 1 अर्ध कैंटन। इसका राइट
आंसर ए हो जाएगा। यानी कि इसमें ये 10 पूर्ण कैंटन और 1 अर्ध कैंटन में सामान्य कानूनों पर भी अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था किया गया। अर्थात यहीं पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। सबको पता है किसी विषय पे निर्णय लेना जनता स्वयं निर्णय लेती है प्रत्यक्ष में आकर के, तो इसके लिए इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जननी कहा जाए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। 8वां है, स्विट्जरलैंड में आरंभक का प्रयोग कितने मतदाताओं द्वारा किया जाता है? आरंभक का प्रयोग, तो यहाँ पे ये है 20,000, 50,000 मतदाता, 1,00,000 मतदाता, 1,50,000 मतदाता। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20,000 मतदाता। 20,000 मतदाता आरंभक का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में आरंभक के प्रयोग के लिए 1,00,000 मतदाताओं के हस्ताक्षर कितनी अवधि के भीतर किए होने चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 महीने की अवधि के भीतर। 6 महीने की अवधि के भीतर, अर्थात उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड के किस कैंटन में केवल संविधान संशोधन विधेयकों पर ही आरंभक की व्यवस्था की गई है? यह है जिनेवा, वेसल सिटी, ओवन वाल्डेन और नीड वाल्डेन। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिनेवा में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिनेवा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके उपकरणों के पक्ष में कौन सा तर्क दिया जाता है? कौन सा तर्क दिया जाता है? तो यह है कानूनी प्रभु पर प्रतिबंध, लोक निर्णय, शासन की त्रुटियों का उपचार, आरंभक शासन की भूलों का उपचार और उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन डी। देखिए, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और उसके उपकरणों के पक्ष में कौन सा तर्क दिया था? देखिए, कानूनी प्रभु पर प्रतिबंध, प्रत्यक्ष कानूनी प्रभु पर प्रतिबंध। देखिए, लोक निर्णय जो होती है शासन की त्रुटियों का उपचार किया जाता है, तो लोक निर्णय के कारण। और आरंभक जो होता है शासन की भूलों का उपचार किया जाता है। इनमें से सभी इसका उत्तर सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके उपकरणों के विपक्ष में कौन सा तर्क दिया जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके उपकरणों के विपक्ष में कौन सा तर्क दिया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, साधारण जनता कानूनी निर्माण का जटिल कार्य करने के योग्य नहीं है। देखिए, सही है। व्यवस्थापिका के सम्मान में कमी, जनता की उदासीनता। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, अर्थात डी। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का कारण है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का कारण क्या है? वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो उसका सफल क्यों है? तो स्विस नागरिकों का चरित्र, तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव और उग्र दलबंदी का अभाव और उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात डी। अर्थात देखिए, वहाँ पे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों पाया जाता है? तो उसका कारण ये है कि स्विस नागरिकों का चरित्र अच्छा है, तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव पाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, तो इसकी तो दूरी बहुत कम है। और फिर उग्र दलबंदी का अभाव, देखिए उग्र दलबंदी का अभाव भी है, जिसके कारण वहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त सभी, जिसके कारण क्या वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला प्रश्न है, धनवानों का धन और निर्धनों की निर्धनता प्रजातंत्र को भ्रष्ट करती है। कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाफसन। उत्तर क्या हो जाएगा? हाफसन, अर्थात ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है? कौन सा देश है जिसमें संघात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है? तो वो है स्विट्जरलैंड, अमेरिका, भारत और ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, स्विट्जरलैंड में दोनों का समन्वित रूप है, अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है, भारत में भी संघीय शासन का स्वरूप पाया जाता है, उसे एकात्मक भी है। लेकिन ब्रिटेन पूर्णतः एकात्मक शासन, ब्रिटेन क्या है? पूर्णतः एकात्मक शासन है। ये इकाइयों में विभाजित नहीं है, यहाँ पे एक ही केंद्र के द्वारा पूरे देश में शासन चलाया जाता है, इसलिए इसे संघात्मक शासन कहा जाता है। इसमें इसको एकात्मक शासन कहा जाता है। तो यहाँ पे संघात्मक शासन नहीं अपनाया गया, तो किसमें नहीं अपनाया गया है? ब्रिटेन में नहीं अपनाया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्विस संघ की घटक इकाइयों की संख्या है। स्विस संघ की घटक इकाइयों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 23, अर्थात स्विस संघ की जो राज्यों की संख्या कितनी है?
तो 23 है। जैसे अब हमारे यहाँ 28 राज्य हैं तो इसे वहाँ पे 23 राज्य हैं, तो इसको घटक इकाई बोला जाता है, जिसे हम इस 23 राज्य को क्या कहेंगे, कैंटन। अगला प्रश्न है, स्विस राज्यमंडल में प्रवेश करने वाला नया कैंटन क्या है। देखिए अभी हाल ही में जो स्विट्जरलैंड में नया कैंटन कौन बना था, इसका मतलब यही हुआ है, अर्थात नया राज्य बनने वाला कौन सा राज्य है, तो साहेब-हासन, जूरा, सेंट गॉल और आरगाउ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जूरा। जूरा जो है वहाँ पे अभी नया नया राज्य बना है। अगला प्रश्न है, स्विस संविधान में संघीय शासन का प्रमुख तत्व है। देखिए स्विस संविधान में संघीय शासन का प्रमुख तत्व है, इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए लिखित और कठोर, संविधान का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व, उपयुक्त में से सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा राइट आंसर। अर्थात लिखित और कठोर संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व है, सभी स्विस संविधान में संघीय शासन का प्रमुख तत्व है, ये मौजूद है। अगला प्रश्न है कि संघीय संसद के द्वितीय सदन, जो वहाँ पे स्विट्जरलैंड में जो संसद है उसका जो द्वितीय सदन है उसका क्या नाम है, सीनेट। जैसे अमेरिका में द्वितीय सदन सीनेट है, वैसा स्विट्जरलैंड में भी द्वितीय सदन का नाम सीनेट है। में पूर्ण कैंटन के द्वारा कितने प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, तो जो उसका पूर्ण कैंटन है उसमें कितने प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 2। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2, अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि दिया कि संघीय संसद के द्वितीय सदन सीनेट में अर्ध कैंटन के द्वारा कितने प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। देखिए स्विट्जरलैंड में जो संघीय संसद है तो द्वितीय सदन जो सीनेट है उसमें अर्ध कैंटन, देखिए पूर्ण कैंटन में कितने भेजे जाते हैं, 2। पूर्ण कैंटन में कितने सदस्य भेजे जाते हैं, 2। तो अर्ध कैंटन में कितने भेजे जाएंगे, 1। जाहिर सी बात है, जब पूर्ण कैंटन में 2 भेजे जाएंगे तो अर्ध कैंटन में कितने भेजे जाएंगे, उसका आधा अर्थात 1 भेजा जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1। देखिए अर्ध कैंटन में कितने सदस्य, 1 भेजे जाएंगे। पूर्ण कैंटन में कितने सदस्य भेजे जाएंगे, 2 सदस्य भेजे जाएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में प्रत्येक व्यक्ति को कितनी नागरिकता प्रदान की गई है, कि वो कौन कौन से हैं जो कैंटन की नागरिकता, फिर म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता, पहले कैंटन की नागरिकता, म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता, फिर स्विस संघ की नागरिकता। ठीक है, अर्थात सबसे लोकल नागरिकता ये होती है, उसके बाद से राज्य की नागरिकता, फिर पूरे देश की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो ये कथन होता है। तो देखिए इनमें से जो सबसे क्रम है, तो क्रम में सबसे पहले क्या आ जाएगा, म्यूनिसिपल जो नगर का होता है उसे म्यूनिसिपल कहा जाता है, नगर यानी कि नगरीय की नागरिकता है, म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता, फिर है कैंटन की नागरिकता, उसके बाद संघ की नागरिकता, यानी कि सबसे पहले नगर की नागरिकता, फिर राज्य की नागरिकता और फिर हो जाएगा संघ की नागरिकता। अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात बी। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में कितने कैंटनों ने मिलकर राज्यमंडल का निर्माण किया था, अर्थात कितने 13वीं शताब्दी में कितने ऐसे राज्य हैं जिन्होंने मिल करके पूरे राज्यमंडल का निर्माण किया था, 3, 11, 22 या 25। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, मात्र 3 ही कैंटन मिल करके राज्यमंडल का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन पर लिए गए लोक निर्णय में अर्ध कैंटन के कितने मत माने जाते हैं। अर्थात देखिए जो संवैधानिक कभी भी स्विट्जरलैंड में संविधान का संशोधन अगर हो रहा है तो जनता का निर्णय लिया जाता है। तो इस जनता के निर्णय में जो वहाँ पे अर्ध कैंटन है, अर्थात जिसे अर्ध राज्य भी बोल सकते हैं, अर्ध कैंटन में कितने मत माने जाएंगे, आधा मत कि 1 मत कि 2 मत कि 3 मत। इसका उत्तर हो जाएगा आधा मत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्विस संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघीय अधिकार क्षेत्र में है। देखिए इसका उत्तर है स्विस संविधान जो है उसमें से कौन सा विषय जो है संघीय अधिकार क्षेत्र में आता है, अर्थात जैसे हमारे यहाँ कहा जाता तरीके से
क्या हो जाएगा, स्विस संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघीय सरकार का है। यहाँ पे वैदेशिक संबंध, डाक तार, टेलीफोन उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, स्विस संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती अधिकार क्षेत्र में है। समवर्ती अधिकार क्षेत्र में है प्रेस पर नियंत्रण, बैंक व्यवसाय, उद्योगों पर नियंत्रण तथा उसका नियमन और उपयुक्त में से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्विस संघ में यानी स्विट्जरलैंड के संघ में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का कारण क्या है। संविधान द्वारा महत्वपूर्ण शक्तियां संघीय सरकार को सौंपना, समवर्ती सूची के संबंध में अंतिम शक्ति केंद्रीय सरकार को, केंद्र द्वारा कैंटोनमेंट के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की व्यवस्था और उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अर्थात संविधान द्वारा महत्वपूर्ण शक्तियां संघीय सरकार को सौंपा जाता है और समवर्ती सूची के संबंध में अंतिम शक्ति केंद्र सरकार को माना जाता है और केंद्र तथा कैंटोनमेंट के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की व्यवस्था भी की है। तो अगला प्रश्न है स्विस संविधान संघ को कैंटोनों का शिक्षक तथा निरीक्षक बना देता है। कथन किसका है, स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड का संविधान संघ को कैंटोनों का शिक्षक तथा निरीक्षक बना देता है। कथन किसका है, इसका उत्तर हो जाएगा डू प्रीज, रैपार्ड, ब्रुक्स, जुडचर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डू प्रीज। अगला प्रश्न है, स्विस कैंटोनों का लक्षण नहीं है। स्विस कैंटोनों का लक्षण नहीं है तो क्या है, उनका पृथक संविधान, उन्हें संघ से पृथक होने का अधिकार, उन्हें अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त, संविधान संशोधन में उसकी प्रमुख भूमिका होती है। देखिए यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उन्हें संघ से पृथक होने का अधिकार है, यानी कि जो स्विट्जरलैंड में जो कैंटन है उनका लक्षण नहीं है। देखिए उनका पृथक संविधान होता है, ये बिल्कुल सही है। उन्हें संघ से पृथक होने का अधिकार है, ऐसा नहीं, वहाँ पे संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं, उन्हें विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त है, ये भी सही है। संविधान संशोधन की प्रमुख भूमिका होती है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यही अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी और स्विस संघ की किस पुष्टि में भिन्न रखते हैं। अमेरिकी और स्विस स्विट्जरलैंड संघ किस दृष्टि से भिन्न रखता है। घटक इकाइयों से पृथक संविधान, कठोर संविधान, न्यायिक पुनर्विलोकन, दोहरी नागरिकता। इसका उत्तर हो जाएगा न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अमेरिका में क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन है। स्विट्जरलैंड के संघ विशिष्ट से स्विट्जरलैंड में यह चीज़ नहीं है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है अमेरिका और स्विट्जरलैंड में भिन्न रखता है। तो इस BA पंचम सेमेस्टर का जो पेपर है इसका हम लोगों ने इतने प्रश्नों को हल किए हैं। तो आज के लिए मात्र इतना ही। आप लोग सब लोग पढ़ लेंगे, सारे प्रश्नों के जो बहुविकल्प प्रश्नों को उत्तर देख लेंगे, परीक्षा में आने की संभावना है।